अब हमें इंडेक्स की ज़रूरत क्यों है? जस्ट एग्जांपल, निफ्टी में कम से कम 2000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। अब हम डेली हर 2000 कंपनीज को वो नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए एक इंडेक्स बना दिया निफ्टी 50 कि हमें ओवरऑल आइडिया पड़ जाए कि क्या चल रहा है मार्केट में। इंडेक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप इनटू 1000। जहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब ये है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कितने अवेलेबल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, दैट इज फ्री फ्लोट। डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप, जो निफ्टी स्टार्ट हुई तो कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन पे स्टार्ट हुई थी, इनटू 100। ये बेस पॉइंट है मार्केट जो निफ्टी था उसका। नेक्स्ट ओवरव्यू, जो इंडिया में दो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई और एक एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में 5000 से ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड है और एनएससी में 2000 से ज़्यादा शेयर्स है। जो बीएसई का इंडेक्स है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, विच इज़ सेंसिटिविटी इंडेक्स, और एनएससी का निफ्टी 50 है, विच इज़ नेशनल 50। जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनीज का बास्केट है और निफ्टी में 50 कंपनीज का बास्केट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सेंसेक्स की इतने करोड़ है और एनएससी की इतने करोड़ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्यू फैक्ट्स अबाउट निफ्टी। जो बेस कैपिटल हमने आगे फॉर्मूला देखा था, उसका जो बेस कैपिटल की वैल्यू 2.06 ट्रिलियन है, इट्स इन रुपीज़। मेजर सिंगल डे फॉल, जो निफ्टी का मेजर सिंगल डे फॉल था वो 2020 में आया था, विच इज़ अराउंड 13%, 1135 पॉइंट्स का। और दूसरा मेजर सिंगल डे फॉल था 12.24% का, जो 2004 में आया था। फर्स्ट रीज़न वॉज कि जो कंप्लीट लॉकडाउन लगा था इंडियन इकोनॉमी में ड्यू टू कोरोना। जो सेकंड है उसका रीज़न था कि यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। मेजर डे गेन भी 2009 में हुआ था, इसका रीज़न भी इलेक्शन का रिजल्ट था, और उस दिन जो गेन हुआ था वो 17% के अराउंड का था। फॉलोड बाय 708 पॉइंट्स का गेन 2020 में हुआ था। इस दिन न्यूज़ थी कि जो कोरोना केसेस है वो पीक आउट हो गए हैं। जो डेली टर्नओवर है निफ्टी पे, इक्विटी प्लस डेरिवेटिव मिला के डेली बेसिस पे ₹153 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है। जो अकॉर्डिंग टू FIA फ्यूचर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले डेरिवेटिव निफ्टी बैंक है और सेकंड निफ्टी है। इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों इंक्लूडेड है। एंड अकॉर्डिंग टू WFE वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, जो 4th नंबर पे आती है इक्विटी हमारी निफ्टी, जो कैश इक्विटी में ट्रेडिंग होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैंने निफ्टी की हिस्ट्री को 3 फेज में डिवाइड किया है, जहाँ पे फर्स्ट फेज में 2008 तक के हम लोग देखेंगे, उसके बाद 8 से 2020 तक की देखेंगे, और जो 20 के बाद का है वो एट द एंड डाला है मैंने। जो लेट 90s में एक IT बबल का स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जो निफ्टी थी वो बहुत एक सटल रेंज में ट्रेड किया करती थी। उसके बाद एक बूम आया जिसे IT बबल बोला जाता है, जो लेट 90s में स्टार्ट हुआ और 2000 तक चला। इसमें 800 की निफ्टी 1700, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल हो गई, और जब ये बबल बस्ट हुआ तब वो वापस 800 पे ट्रेड करने लग गई। आफ्टर दैट कुछ सालों बाद एक फिर से रेंज बाउंड चला और फिर स्टोरी स्टार्ट होती है 2008 की, जो 2004 से चलती है। 2004 में निफ्टी की वैल्यू 900 थी और 2008 में पीक मारा था निफ्टी ने 6340 का। इस दौरान पे कुछ शेयर्स थे जो सिर्फ डबल या ट्रिपल नहीं हुए थे, दे गिव 100x रिटर्न एंड 50x रिटर्न। उस वक्त एक शेयर था यूनिटेक करके, उसकी वैल्यू 2003 में 40 रुपीज़ पे ट्रेड हुआ करता था, और 2007 में उसने पीक मारा था 4500 का, जो 100x का रिटर्न है, और आज उसकी वैल्यू 1.4 रुपीज़ है। वो 1.4 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है आज। और एक IPO आया था भारतीय एयरटेल का, 11 रुपीज़ की IPO लिस्टिंग थी वो, तब 2007 में उसने हाई मारा था अराउंड 580 पॉइंट्स का, और आज भी वो 600 से 500 की रेंज में ट्रेड करता है। नेक्स्ट, ये 2007 तक की स्टोरी है। उसके बाद 2008 में क्रैश आया, लेमन ब्रदर्स का क्रैश।
चेंज नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन? नहीं, मैंने किया नहीं अभी। अच्छा ठीक है, व्हाट? ये चार्ट डाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जो निफ्टी थी वहाँ पे 6200 के पीक से लेके नीचे आ गई 2235 के बॉटम पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे 2009 से 2020 का डाला है। जो हमने पीक देखा था 2006 का, 2008 का 6000 वाला, उसको वापस टच करने में निफ्टी को 3 साल लगे। उसके बाद वो 6000 से 5000 की रेंज में ट्रेड करता रहा कुछ 3-4 साल। आफ्टर 2014 एक बुल रन स्टार्ट हुआ जो 2020 तक चला। जो ये बुल रन का रीज़न बताया जाता है कि जो फेवरेबल मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स थे वो इक्विटी मार्केट के फेवर में टर्न आउट हुए। जो मैक्रो फैक्टर्स में ये आ जाता है कि फेडरल रेट्स के बारे में आपने सुना होगा। उस वक्त उन्होंने फेडरल रेट्स कम करने चालू कर दिए थे। रेट जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो कम करने चालू कर दिए थे, तो उनके मार्केट में बूम आया, जिसका इफेक्ट हमारे मार्केट में भी देखा गया। इस दौरान पे 2009 से लेके 2020 तक निफ्टी ने 354% का रिटर्न दिया था। आफ्टर दैट अल्फा एंड बीटा इन स्टॉक्स। ये स्लाइड इसलिए डाली है कि नॉर्मली जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, तो वो इस छोटे से बेसिस के पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है? जो बेंचमार्क इंडेक्स है किसी भी स्टॉक का, उस बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न उस स्टॉक ने दिया है उसे अल्फा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलायंस का शेयर लेते हो, अगर रिलायंस ने एक साल में 50% का रिटर्न दिया, लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स रिलायंस का निफ्टी 50 है, अगर निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है तो 15 - 12 विच इज़ 38, तो 38% रिलायंस का अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट इज बीटा। बीटा मेजर करता है कि जो आपका स्टॉक है वो कितना वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स और ओवरऑल मार्केट। अगर आपका बेंचमार्क इंडेक्स 2% मूव कर रहा है आइदर साइड, तो आपका जो स्टॉक है वो कितना % मूव कर रहा है उसे बीटा बोलते हैं। ये हम रिस्क फैक्टर एनालाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर जो बीटा है वो स्टॉक का 0 to 1 के बीच में रहता है तो स्टॉक लेस वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो जो वॉलेटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी और इनवर्स रिलेशनशिप होगा दोनों में अगर बीटा 0 से कम है। ये टिकर टेप पे स्क्रीनर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट देखते हैं सीजी पावर का, उसमें अल्फा 111 का 11% का है। मतलब जितना इंडेक्स ने रिटर्न दिया है उससे 111% रिटर्न ज़्यादा दिया है सीजी पावर ने। इट वाज अ गुड स्टॉक, बट लेकिन अगर हम बीटा देखें तो इसका बीटा 2.6 निकल के आ रहा है विच इज़ वेरी हाई। यहीं पे तो अगर पॉजिटिव मार्केट था, लेकिन अगर नेगेटिव मार्केट जाता तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा इंडेक्स जितना लूज करता है अपने बॉन्ड उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको लॉस होता। वहीं अगर हम थर्ड पे देखें अदानी पावर में जो अल्फा है वो 70 का है विच इज़ गुड, और उसी के सामने बीटा 0.94 का बन रहा है जो लेस वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कोरिलेशन है सारे मार्केट से, नॉट जस्ट ग्लोबल मार्केट्स बट बॉन्ड मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, फॉरेक्स एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है हमारी निफ्टी पे और शेयर मार्केट पे, उसके कोरिलेशंस आगे बताए गए हैं। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होती है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है वो एक बेस प्रोवाइड करता है किसी भी बिजनेस ग्रो करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो बजट का दिन होता है उस टाइम मैक्सिमम वॉलेटिलिटी होती है, और उस बजट के हिसाब से बहुत लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि हमको आगे वाले साल के लिए कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। वो इसलिए डिसाइड होता है कि जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग पॉलिसीज़ बनाई है, आगे का आउटलुक दिया है, वो कौन से सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सेकेंड, ये तो हो गया पॉजिटिव इफेक्ट। अगर सब कुछ अच्छा है तो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, और अगर सब इनस्टेबल गवर्नमेंट है, वीक गवर्नमेंट है या थ्रेट ऑफ वॉर है
तो जो मार्केट्स है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इंस्टेबल गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल दे सकता है? और कोई? किसी ने चाइना प्लस वन पॉलिसी के बारे में सुना है? क्या था? कोरोना के बाद पे चाइना प्लस वन पॉलिसी ग्लोबलाइज एक्सेप्ट की गई थी कि वो लोग तब चाइना के अलावा कोई और मार्केट देख रहे थे जहाँ पे वो लोग अपने बिजनेस को सेटअप कर सके। तो उस टाइम चाइना से 53 कंपनीज मूव आउट हुई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी थी जो इंडिया में आई। उस वक्त प्रॉब्लम ये हुई थी कि उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया था महाराष्ट्र में, और उस टाइम पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल थी, इसलिए वहाँ पे डील्स ही नहीं हो पाए। तो बहुत सारी कंपनीज या तो वियतनाम चली गई या फिर थाईलैंड चली गई, बट 53 में से सिर्फ 3 कंपनीज ऐसी थी जो इंडिया आई थी। इसका इफेक्ट कोई बता सकता है? ओके, इकोनॉमिकल कॉस्ट बोलते हैं इसको। जस्ट इमेजिन अगर उसमें से कुछ 15-13 कंपनीज भी हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाती तो हमें प्रोडक्शन में हेल्प मिलता, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता उस जगह पे जहाँ पे वो कंपनी स्टैब्लिश होने आई थी। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता, उसमें मनी फ्लो, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता। दैट्स द रीज़न। इसलिए एक स्टेबल गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने चार्ट डाला है, सिंगल डे फॉल जो हमने आगे स्लाइड में पढ़ा था, और सिंगल डे राइज, ये दोनों ही इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से आया था। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट। जो बॉन्ड मार्केट है उसका जो कोरिलेशन है वो इनवर्स कोरिलेशन होता है हमारे मार्केट के साथ। इनवर्स कैसे? जो बॉन्ड अगर बॉन्ड ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है तो नॉर्मली स्टॉक्स नीचे आ रहे होते हैं, और अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। ऐसा 3 रीजंस की वजह से होता है। जो बॉन्ड मार्केट है वो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ऐसा एसेट क्लास जहाँ पे हाई रिस्क है वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जो बॉन्ड की यील्ड होती है अगर वो बढ़ रही है, मतलब रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, और अगर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो कोई एसेट इक्विटी मार्केट में तभी आएगा जब बॉन्ड यील्ड से जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो ही शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड होता है और एक कंपनी इशू करती है। जो कंपनी इशू करती है अगर उसका रेट बढ़ रहा है तो कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा उस लोन पे, और उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो फिर उसके शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, शेयर प्राइस नीचे आएगा। दूसरा, थर्ड रीज़न है एफपीआईज एंड एफडीआईज। जो एफपीआईज और एफडीआईज होते हैं, अगर उनको एक अट्रैक्टिव रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड मार्केट पे तो वो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है। तो यहाँ से मनी फ्लो शेयर मार्केट से मनी फ्लो निकल के बॉन्ड मार्केट में जाने लगता है। ये कोरिलेशन डाला है S&P 500 का है और इंटरेस्ट जो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है उसका। अब लास्ट में देख सकते हो कि जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो हाई अप जा रहा था, तब S&P 500 ने बहुत जल्दी मतलब रिटर्न्स हो दिए थे अपने जो गेन किए थे। नेक्स्ट इज ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट हमें क्यों इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। LPG पॉलिसीज के बारे में आपको पता होगा जो 1991 में आई थी। LPG पॉलिसी से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी एक क्लोज इकोनॉमी थी, उसके बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमी बन गए, जिसकी वजह से जो बाहर का इम्पैक्ट था वो हमारे मार्केट्स में या हमारी कंट्री में ज़्यादा पड़ने लग गया। तो मेन रीज़न ग्लोबलाइजेशन है। सेकेंड, इसका जो कोरिलेशन होता है वो पॉजिटिव हम कह सकते हैं, बिकॉज जैसा अगर ग्लोबल इवेंट पॉजिटिव होगा तो वो हमारे मार्केट्स पे भी इफेक्ट करेगा। फॉर एन एग्जांपल, एक टाइम लाइन करके एक चीज़ होती है। जब हम लोग क्लोज होते हैं 3:30 के आसपास, हम लोग डाउ फ्यूचर्स देखते हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट्स माइनस है, फॉर एन एग्जाम्पशन 100 पॉइंट माइनस है, तो हम उसको फैक्टर इन करके क्लोज करते हैं।
7 बजे उनका मार्केट स्टार्ट होता है और वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। अगर वो 100 पॉइंट से ज़्यादा लूज करके क्लोज हो रहा है तो हम जो ओपन करेंगे उसको फैक्टरिंग करेंगे। ओके। और एक और चीज़ है, जो यूएस मार्केट्स है वो सबसे बड़े मार्केट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी आता है, और वहाँ पे कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आता है। इसकी वजह से मतलब मेन रीज़न इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। और फॉर एन एग्जांपल, सबने यूक्रेन वॉर के बारे में पढ़ा होगा। जब यूक्रेन वॉर हुआ था उस टाइम मार्केट्स बहुत तेज़ी से डाउनवर्ड आए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यूक्रेन का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है। यूक्रेन और रशिया का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। वो बहुत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है गेहूं के, और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से। तो इंटरडिपेंडेंसी होती है, हर मार्केट के साथ हमारी इंटरडिपेंडेंसी होती है। ये मैंने चार्ट डाला है डाउ जोन्स का और निफ्टी का। पहले ये जो कोरिलेशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा सा डाउन ऊपर जाता था हम बहुत ऊपर चले जाते थे, थोड़ा सा डाउन नीचे आता था हम लोग बहुत नीचे मूव कर जाते थे। ये यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने ये बताया था कि जो कोरिलेशन है हमारा बाकी मार्केट्स के साथ वो कम होता जा रहा है, बिकॉज हमारा इंटरनल फैक्टर जो हमारे खुद की इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, बिकॉज ऑफ हमारे जो पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या फिर जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। तो जो अदर मार्केट्स के साथ डिपेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट इज कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड, सिल्वर, यूएस क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में होती है। जो इसके ये जो अलग अलग कमोडिटीज़ है इनके साथ जो कोरिलेशन है वो शिफ्ट होता रहता है। कभी गोल्ड के प्राइस ज़्यादा होने से हमारे मार्केट में फर्क पड़ेगा, कभी ऐसा होता है कि क्रूड ऑयल का अगर प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम पर पड़ेगा। और क्रूड ऑयल का इफेक्ट हम पे इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और वहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। मिड 2020 में क्रूड ऑयल ने पीक किया था 125 से 130 के बीच में, तभी निफ्टी ने बॉटम बनाया था 15,200 के आसपास। उसके बाद से क्रूड ऑयल नीचे आता जा रहा है और जो निफ्टी है वो अपवर्ड ट्रेंड में जाने लगा है। सेकेंड इस गोल्ड एंड निफ्टी का चार्ट है। जनरली लॉन्ग टर्म में इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है गोल्ड का, बट ऐसा बोला जाता है कि दिवाली के टाइम पे लोग गोल्ड खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस टाइम गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है और इक्विटी में थोड़ा सा सेलिंग आती है। और जनरली जब हर जगह कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, बहुत डर का माहौल है, तो गोल्ड खरीद के रख लो, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट जहाँ पे करेंसी ट्रेड होती है उसे फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप निकल के नहीं आता है, बिकॉज पिछले 5 साल में जो USD INR है उसने -14% का डेप्रिसिएशन दिया है, लेकिन निफ्टी ने 42% का रिटर्न दिया है। बट ये बहुत इम्पैक्ट करता है शॉर्ट टर्म में। इसका रीज़न ये है कि FIIs उस टाइम पे अपना जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो निकालने लग जाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। अगर FIIs $100 लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रुपीज़ में होती है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज 50 रुपीज़ उस वक्त चल रहा है रेट, तो 100 × 50 5,000 की इन्वेस्टमेंट हुई। जस्ट इमेजिन कि उनको 10% का रिटर्न मिला, विच इज़ 500। अब 5500 अगर वो निकाल रहे हैं, रेट अगर 50 ही है USD INR का, तो उनको $10 का गेन हो रहा है। लेकिन उसी जगह अगर वो 50 से 55 हो जाता है, जो USD INR है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर 50 से 55 हो जाती है, तो अब उनका रिटर्न कुछ भी नहीं बनेगा, उनको $100 ही मिलेगा। समझ आया?
ये चार्ट डाल रखा है, यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है तब निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। फेडरल बैंक और आरबीआई, जो फेडरल बैंक और आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक बोले जाते हैं किसी भी कंट्री के। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन करती है एज उस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट है। अब जो रेट्स वो फ्लक्चुएट करती है, कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं। हर 2 महीने में आरबीआई के गवर्नर आते हैं और वो अपने इंटरेस्ट रेट्स पे जो उनकी पॉलिसीज होती है उसको डिक्लेयर करता है। तो आरबीआई पॉलिसी के दिन भी आपने देखा होगा कि मार्केट मैक्सिमम वॉलेटिलिटी पे रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेट्स वो लोग डिक्लेयर करते हैं, जो बढ़ाते हैं कम करते हैं, उससे क्रेडिट क्रिएशन पे फर्क पड़ता है। किसी को पता है क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? ओके, क्रेडिट क्रिएशन मतलब आपका बैंक, आप जा रहे हो बैंक के पास और बैंक में आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करा है, तो वो बैंक उस 1000 रुपये को कितनी बार मार्केट में फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये डाल दिए, कोई आया उसको लोन चाहिए, तो बैंक अपने पास एक फिक्स अमाउंट रखेगा, सीआरआर अपने पास रखेगा और बाकी का जो पैसा है वो वापस चढ़ाएगा, लोन पे चढ़ाएगा। बिजनेस उससे अपना बिजनेस उस लोन से बिजनेस करेंगे और उससे बाकी लोगों के पास पैसा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे लोगों के पास पैसा जाएगा और वही पैसा वापस बैंक में आएगा। जो उन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पैसा गया है वो वापस बैंक में आएगा और वही जो पैसा बैंक में आया वो वापस क्रेडिट क्रिएशन में जाएगा, वापस लोन पे जाएगा। ठीक, तो अगर रेट्स ज़्यादा है, रेट्स अगर आरबीआई बढ़ाती है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा और रेट्स अगर आरबीआई कम करती है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। इससे मार्केट जो इकोनॉमी में मनी फ्लो है वो बढ़ता है और कम होता है। ये चार्ट डाला हुआ है S&P 500 का है, यूएस फेड रेट्स का है। जो S&P 500 है आप शुरू में देख सकते हो कि बहुत लोअर लेवल्स पे ट्रेड करता था बिकॉज वहाँ के जो रेट्स थे वो 16% के अराउंड थे। उसके बाद जो फेड है उसने अपने रेट्स कम करने शुरू किए और जो मार्केट है वो अपवर्ड जाना चालू हो गया। मनी फ्लो, जो मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है या कितना पैसा आ रहा है उसे मनी फ्लो बोलते हैं। आ रहा है या फिर जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी भी भाव पे सामान लेने को यानी कि स्टॉक लेने को रेडी है तो वो वहाँ पे इसका मतलब है कि मनी फ्लो ज़्यादा है क्योंकि आप कोई भी प्रीमियम पे करने को तैयार हो, आपका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मेजरली 3 सोर्सेज होते हैं, FDIs और रिटेलर्स। जो बूम पीरियड आया था 2020 के बाद का वो मेनली रिटेलर्स के मनी से आया था क्योंकि उस टाइम जो FIIs थे उन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी थी। ये चार्ट डाला है, जो आपके लेफ्ट में है वो FDIs का फ्लो है और जो राइट में है वो FIIs का फ्लो है। आप देख सकते हो 2020 के बाद जो बहुत यू शेप रिकवरी जारी है उसमें जो FDIs का पैसा है वो बहुत तेज़ी से मार्केट में आया है और उसके बाद बूम आया। लेकिन उसी तरफ FIIs के फ्लो में इतना ज़्यादा पैसा नहीं उन्होंने डाला, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट पहले FPIs निकालते थे तो हमारा मार्केट गिर जाया करता था, अगर FPIs पैसा डालते थे तो मार्केट उठ जाया करता था। इंडियन मार्केट्स आफ्टर 2020, सो 2020 की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। इसका रीज़न ये है कि मनी फ्लो बहुत ज़्यादा था। जैसे ही मनी फ्लो अगर आने लगता है इकोनॉमी में तो जो बाकी जो कोरिलेशन है वो समहाउ वीक हो जाता है क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, कोई भी भाव पे आप लोग खरीदने को तैयार ही है बैठे हैं। और दूसरा ये चार्ट है 2020 के बाद का। यहाँ पे जो बॉटम आ रहा था 2020 में उसके बाद से वी शेप रिकवरी आई है और ये जो बूम है वो अब भी चलता ही जा रहा है। जो इसका मेन रीज़न है वो हम ये कह सकते हैं कि जो आरबीआई की पॉलिसीज़ थी, एक डिफरेंस होता है बिटवीन जो इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में और जो आरबीआई का रेट है वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है।
तो आरबीआई की पॉलिसीज जो इस बार निकली है उसमें कंपैरिजन किया जाए तो जो ये रेट उन्होंने मेंटेन करके रखा है वो बहुत मिनिमल है, तो इट्स अ गुड फॉर इकोनॉमी। इसीलिए हमारी इकोनॉमी बूम भी कर रही है और उसके साथ हमारे मार्केट्स भी बूम कर रहे हैं। थैंक यू। चलो ग्रेट, गुड। इंपोर्ट हम कर रहे हैं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज उसी में चला जा रहा है, बट अगर हम क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है तो हमारा जो डॉलर रिजर्व बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, सो हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे अच्छा स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है ना। तो बैलेंस जो डेफिसिट हमारा जो है सो वो कम हो रहा है क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ रहा है। सो ये जो कोरिलेशन लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो ग्रेट ड्राइंग सलीजा, बिग क्लास फॉर सलीजा।